स्पार्क की थ्योरी अलग है और प्रोडक्शन की रियलिटी अलग। ये कुछ कॉमन इश्यूज है जो कि आपको दिख रहा है। ये सब हर एक डेटा इंजीनियर के लिए लगभग एक कॉमन इश्यूज है जो कि वो अपने डेली लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज में फेस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया, वेलकम बैक। आज हम लोग स्पार्क का कुछ रियल प्रोजेक्ट इशू देखेंगे कि रिसेंटली मैंने प्रोडक्शन में इशू फेस किया था। तो मेरे प्रोजेक्ट का जो सोर्स है वो एक वेबसाइट है जहां से डेटा रॉ डेटा के फॉर्म में आती है, और हमारा जो टारगेट है वो है एक डैशबोर्ड। यहाँ मतलब कि आपको जो भी बिजनेस इनसाइट्स है वो बिजनेस एनालिटिक्स का यूज करके यहाँ पर डैशबोर्ड पर देख सकते हो। सो नाउ जो रॉ डेटा आती है वो रॉ डेटा स्पार्क में प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद वो डेटा वेयर हाउस में जाके स्टोर होती है। तो ये जो मिडिल का प्रोसेस है, यानी जो मिडिल का पार्ट है, ये तीन पोर्शन मीन्स रॉ डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने। और पहले ये पार्ट अप्रॉक्स 10 मिनट का टाइम लेती थी, बट रिसेंटली कुछ इश्यूज की वजह से ये टाइम बढ़कर 2 घंटे हो गए, जो कि डाउनस्ट्रीम के लिए एक चैलेंज बन गया। डाउनस्ट्रीम मतलब वो टीम जो कि डेटा डेटा वेयर हाउस में अवेलेबल होने के बाद यहाँ से डेटा को उठाती है और अपने एनालिटिक्स या फिर किसी दूसरे प्रोसेस के लिए यहाँ से डेटा को लेकर जाती है और यूज करती है। अपस्ट्रीम मतलब जहाँ से डेटा आ रही है, जो डेटा का सोर्स है, और डाउनस्ट्रीम मतलब जहाँ पर डेटा जा रही है और दूसरे टीम के लिए यूज हो रही है। एनालिसिस की शुरुआत हुई स्पार्क यूआई से। स्पार्क यूआई में आपको डैग देखने मिलेगा जो कुछ इस तरह का दिखता है। आपको टिपिकली कुछ डिजाइन मिलेंगे जो कि डैग को दिखाते हैं। डैग यानी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस डैग में एक एक्सचेंज आपको दिख रहा है। ये एक्सचेंज मतलब बताती है कि यहाँ पे डेटा सफलिंग हो रही है। ये एक्सचेंज यहाँ पर एक आपको दिख रहा है जहाँ पे राइट हो रहा है और यहाँ पे रीड हो रहा है। तो जब भी एक्सचेंज होगा तो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम दिखेगा। ये एक सैंपल डैग है जिसे मैंने स्पार्क के वेब यूआई से लिया है। हमारे केस में जो एक्चुअल इशू था वो था ह्यूज जॉइंट्स और ग्रुप बाय ऑपरेशन, यानी कि डेटा इतना ज्यादा सफलिंग हुआ है कि इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिले कर रहा है जॉब को। और एनालिसिस के बाद पता चला कि मोस्ट ऑफ द डेटा हमारा एक ही पार्टीशन पर जाकर राइट हो रहा है, जिसके कारण ये एक्सेसिव सफलिंग को दिखा रहा है। इश्यू कुछ इस तरह का था कि एक्सेसिव सफलिंग के बाद डेटा जो राइट हो रहा है उसमें 90% ऑफ डेटा एक ही पार्टीशन पर जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टीशन का साइज 5 GB है। फॉर रेफरेंस मैंने ये 3 पार्टीशन लिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो पहला पार्टीशन का साइज 5 GB दिखा रहा है, और जबकि दूसरे पार्टीशन कुछ MB में साइज है। यानी ये पहला पार्टीशन में 90% ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा है, जबकि दूसरे पार्टीशन सारे पार्टीशन मिला के 10% ऑफ डेटा को स्टोर करता है। तो इसकी वजह से जॉब काफी स्लो हो गई थी और स्पार्क का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया था। इसे हम लोग बोलते हैं डेटा स्क्यूनेस। ये टर्म आपने सुना होगा अगर आपने स्पार्क में कुछ इश्यूज देखे होंगे। डेटा स्क्यूनेस मतलब आपका मैक्सिमम डेटा किसी एक पर्टिकुलर पार्टीशन पर जाके स्टोर हो रहा है, और जिससे जॉब को परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर रही है। मेरे केस में जब हमने डेटा स्क्यूनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो इससे हमारी जॉब फिर से सेम वे में परफॉर्म करने लगी, यानी कि हमारी जॉब फिर से 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाने लगी। डेटा स्क्यूनेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि सॉल्टिंग टेक्निक यूज होता है, या फिर बेटर पार्टीशनिंग आप कर सकते हो, और या फिर ब्रॉडकास्ट जॉइन भी यूज होता है। तो या एज पर आपके यूज केस, यानी आप जिस तरह का डेटा से हैंडल कर रहे हो उसके यूज केस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक ऑप्शन यूज करना होता है या फिर मिक्स ऑफ ऑप्शन यूज करना होता है। डेटा स्क्यूनेस के बारे में हम लोग डिटेल में आगे की सेशंस में जानेंगे। एक्सेसिव सफल और डेटा स्क्यूनेस जो कि अभी हमने देखा, इन दोनों के अलावा भी कुछ कॉमन स्पार्क इश्यूज होती है जो कि प्रोडक्शन में जॉब के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करती है। तो आज हम लोग डिफरेंट स्पार्क इश्यूज को जानेंगे। दो हमने ऑलरेडी देखा। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है स्लो जॉइंट्स। जॉइंट्स में क्या इश्यूज आती है हम लोग अभी ब्रीफली जानेंगे। बाय डिफॉल्ट स्पार्क जब ज्वाइन करता है तो ये सफल ज्वाइन को प्रिफर करता है। ये सफल ज्वाइन वन ऑफ द ज्वाइन टाइप है जिसको सफल स्पार्क प्रिफर करता है। बट सफल ज्वाइन कॉजेज सफल, इसीलिए ये एक एक्सपेंसिव ज्वाइन ऑपरेशन है और स्पार्क के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है, जिससे प्रोडक्शन में जॉब काफी स्लो होते हैं। तो अवॉइड करने के लिए आपके एंड से कुछ एनालिसिस करना होगा। आपको देखना होगा कि आप यहाँ पर ब्रॉडकास्ट ज्वाइन यूज कर पाते हो या नहीं। ब्रॉडकास्ट ज्वाइन आप वहीं पर यूज कर पाओगे जब आपके दोनों टेबल में से कोई एक टेबल स्मॉल साइज का हो। स्मॉल साइज इन द सेंस, जो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 MB है। यानी कि अगर आपका टेबल का साइज, जो स्मॉलर टेबल है उसका साइज अगर 10 MB या फिर उससे छोटा है तो आप ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को यूज कर सकते हो। के लिए आपको ब्रॉडकास्ट ज्वाइन यूज करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, इसे आपको देखना होगा, क्योंकि बेनिफिट ये होता है कि जो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन होता है इसमें सफलिंग को ट्रिगर नहीं करता है।
तो ये बहुत ही एक बेनिफिट है स्पार्क के लिए। अगर आपका टेबल कुछ इस तरह दिखता है कि ये आपका एक स्मॉलर टेबल है जो कि 10 MB साइज का है और एक लार्जर टेबल है, इसका साइज कुछ भी हो, तो इस केस में आप ब्रॉडकास्ट जॉइन को यूज कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट जॉइन स्पार्क के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें सैम्पलिंग ट्रिगर नहीं होता है, और ब्रॉडकास्ट जॉइन में मेनली स्पार्क छोटे वाले टेबल को, यानी कि जिसका साइज 10 MB या फिर उससे कम है, उसको हर एक एग्जीक्यूटर के पास एक एक कॉपी भेज देती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हमारा लार्ज टेबल है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है डिस्क में, जबकि जो छोटा वाला टेबल है स्मॉल वाला, उसको हर एक एग्जीक्यूटर के पास उसका एक कॉपी भेज दिया गया है, जिसकी वजह से सप्लिंग की जरूरत नहीं होती है ड्यूरिंग जॉइन ऑपरेशन। नेक्स्ट कॉमन इशू है स्मॉल फाइल प्रॉब्लम, यानी टू मेनी पार्टीशंस क्रिएटेड या फिर टू मेनी स्मॉल फाइल्स क्रिएटेड। सो सपोज आपका जो जॉब है उसने 1000 डिफरेंट पार्टीशंस जनरेट किया है, सो 1000 नंबर ऑफ पार्के फाइल क्रिएटेड इन योर स्टोरेज। अगर 1000 ऑफ फाइल्स क्रिएटेड डेली, तो ये परफॉर्मेंस को डिग्रेड करती है क्योंकि इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं। सो जितना ज्यादा पार्टीशंस या फिर फाइल क्रिएट्स होते हैं, उतने ज्यादा टास्क क्रिएट होंगे। सो एग्जीक्यूटर के लिए ये एक एक्स्ट्रा काम बढ़ेगा, और साथ साथ नेम नोड के लिए भी मेटा डेटा ओवरहेड बढ़ेगा। इससे एक्चुअल काम की जगह पर मैनेजमेंट में ज्यादा टाइम जाएगा, और ये स्पार्क जॉब की परफॉर्मेंस को खराब करती है। इसीलिए ये 1000 स्मॉल फाइल्स के कंपैरिजन में 10 ऑप्टिमाइज्ड फाइल काफी बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये टाइनी 1000 फाइल्स स्पार्क में काम बढ़ाती है। स्मॉल फाइल के इशू को अवॉइड करने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीशंस को बढ़ाने या घटाने के लिए से पहले रीपार्टीशन और कोलेस फंक्शन के बिहेवियर को अच्छे से समझना होगा। देन अकॉर्डिंगली इन फंक्शन का यूज करना होगा फॉर रीपार्टीशनिंग पर्पस। अदरवाइज आप पार्टीशन घटाने जाओगे, उल्टा ये आपका इतना ज्यादा सफलिंग क्रिएट कर देगा जॉब में कि आपका परफॉर्मेंस बेटर होने की जगह पर और डिग्रेड हो जाएगा। बाद में जॉब फेलियर का ये बहुत ही कॉमन रीजन है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इशू आउट ऑफ मेमोरी से अल्टीमेटली फेल हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि स्पार्क मेमोरी बेस्ड एग्जीक्यूशन इंजन है, सो इधर ड्राइवर और एग्जीक्यूटर दोनों में से कोई भी आउट ऑफ मेमोरी से फेल कर सकता है, और ये बहुत ही कॉमन एंड एक्सपेक्टेड इशू है। और ड्राइवर नोड आउट ऑफ मेमोरी के लिए ये सारे रीजन हो सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो पहला कारण है इनसफिशियंट मेमोरी। सो अगर आपके ड्राइवर नोड का मेमोरी जो आपने असाइन किया है, वो आपके जो प्रोसेसिंग के दौरान आपको जो मेमोरी चाहिए उससे आपने बहुत ही कम दिया है, तो ये आपका ड्राइवर नोड इनसफिशियंट मेमोरी की वजह से भी फेल कर सकता है, अगर आपने अच्छे से उसको डिजाइन करते टाइम मेमोरी नहीं दिया। अदरवाइज कुछ कॉमन कोड रिलेटेड से इशू होते हैं, जैसे कलेक्ट या फिर कैसे फंक्शन का मिस यूज करना। हमने कैसे फंक्शन के मिस यूज को कुछ देर पहले समझा कि अननेसेसरी डेटा को आपने अगर कैसे कर दिया, तो ये जॉब के फेलियर होने का बहुत हाई चांस है, ये आउट ऑफ मेमोरी से जॉब फेल कर जाएगी, क्योंकि कलेक्ट और कैसे ये दोनों फंक्शन ही डेटा को स्टोर करने के लिए ड्राइवर मेमोरी का यूज करती है, और कलेक्ट फंक्शन जो डेटा को कलेक्ट करती है वो ड्राइवर नोड पर कलेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये ड्राइवर मेमोरी पर प्रेशर पड़ता है। तो ये सारे कुछ कॉमन रीजन है ड्राइवर के फेलियर के लिए आउट ऑफ मेमोरी एरर से। एंड फॉर एग्जीक्यूटर ये हमारा कुछ कॉमन इशू है। पहला है इनसफिशियंट मेमोरी। अगर आपने अच्छे से उसको मेमोरी एलोकेट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है जो भी टास्क है वो एग्जीक्यूटर में जाके प्रोसेस होती है, यानी एग्जीक्यूटर नोड में हमारे टास्क प्रोसेसिंग होते हैं, तो हमें मेमोरी उस हिसाब से देना पड़ेगा कि टास्क रन करने के टाइम कोई मेमोरी का क्रंच ना हो। नेक्स्ट इशू है डेटा स्क्यूनेस। सो हमने कुछ देर पहले भी डेटा स्क्यूनेस के प्रॉब्लम को समझा, जिसमें एक ही पार्टीशन पर मोस्ट ऑफ द डेटा एक्युमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पार्टीशन पर प्रेशर हो रहा है, और ये आउट ऑफ मेमोरी से फेल कर सकता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। लार्ज पार्टीशंस, अगर आपने जो भी एग्जीक्यूटर नोड है उसमें मेमोरी कम दिया और पार्टीशंस का साइज लार्ज है, तो वो प्रोसेसिंग के दौरान जॉब आउट ऑफ मेमोरी से फेल हो सकता है। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग कुछ हद तक ये इशू रिजॉल्व हो सकते हैं, यानी कि मेमोरी के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लेकर जब आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हो, तो आप मेमोरी के डिफरेंट पैरामीटर्स से उसे टेस्ट करके देख सकते हो कि टिल विच डेटा, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ डेटा जॉब इज एबल टू प्रोसेस एंड ऑफ डेटा इट इज गेटिंग पेड। इसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है विथ वॉल्यूम ऑफ डेटा, बट कुछ इश्यूज आते हैं जो कि प्रोसेसिंग के दौरान आते हैं, यानी कि अगर डेटा स्क्यूनेस हो गया या फिर कलेक्ट या फिर कैसे का मिसयूज हो गया, ये सारी चीज डिपेंड करता है नेचर ऑफ डेटा। तो कुछ चीजें हम हैंडल कर सकते हैं, बट कुछ चीजें हमें प्रोडक्शन में ही इश्यूज आती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन का डेटा होता है उसका साइज और नेचर हमेशा हम टेस्टिंग इन्वायरमेंट में रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से ये आउट ऑफ मेमोरी इशू को कुछ हद तक सॉल्व किया जा सकता है ड्यूरिंग टेस्टिंग, बट कंप्लीटली हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट कॉमन प्रोडक्शन इशू है कैसे मिस यूज। ये भी एक कॉमन इशू है, मैंने भी इसे रिसेंटली फेस किया है।
सबसे कॉमन मिसयूज है कैसे का कि आपने अननेसेसरी डेटा को कैसे कर दिया, यानी कैसे मेमोरी में अननेसेसरी डेटा को स्टोर किया। अब मान लो आपके पास कैसे मेमोरी है और आपके पास बहुत सारा डेटा फ्रेम है। तो इतने सारे डेटा फ्रेम है ऑफ डिफरेंट साइजेस जो कि आप कैसे में स्टोर करना चाहते हो। अभी आपको सारे डेटा फ्रेम का यूज केस नहीं पता है, यानी आपको कौन सा डेटा फ्रेम इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगा और कौन सा नहीं पड़ेगा, ये आप आइडेंटिफाई किए बिना ही कैसे में स्टोर करने जा रहे हो। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर आपने लार्ज साइज के डेटा फ्रेम को कैसे में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे कैसे मेमोरी पर ये अलग से एक मेमोरी प्रेशर डालता है। इससे डेटा स्पीड होकर जाकर डिस्क में स्टोर होगा और इससे परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा, यहाँ तक कि एग्जीक्यूटर का भी क्रैश होने का चांस रहता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके जॉब में कौन से डेटा फ्रेम, कौन सा डेटा आपको रीयूज होने का चांस है, यानी आपको जरूरत पड़ सकता है। उस हिसाब से आप उस डेटा को कैसे में स्टोर करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको उस डेटा का जरूरत पड़े तो स्पार्क को फिर से वो डेटा कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े और बिना प्रोसेसिंग किए ही आपको वो डेटा कैसे मेमोरी से मिल जाए। आपको लगे कि कोई डेटा आपको रीप्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम टेकिंग है, ज्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, देन ओनली आप उसको कैसे मेमोरी में स्टोर करें। अदरवाइज अगर आपको दिखे कि कोई डेटा को री प्रोसेस करने में आपको उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ रहा है, तो आप कैसे की जगह पर उसको रीप्रोसेस करें। पुअर फाइल फॉर्मेट चॉइस। सो ये इशू कब आती है, जब आप कोई फाइल रीड करने जाओ तो आपके पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। सपोज आपके पास दो फाइल फॉर्मेट है, एक सीएसवी फाइल है और एक पार्के फाइल है। तो आप प्रोसेसिंग के दौरान, यानी कि आप जो सोर्स फाइल है उसे रीड करते टाइम कौन से फाइल को प्रेफर करोगे। सो मान लो आपने चूज किया सीएसवी, बट सीएसवी स्पार्क या के लिए एक गुड चॉइस नहीं है, क्योंकि स्पार्क के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करती है कंपेरिजन टू पार्के। तो ये पार्के को स्पार्क के लिए वेल सूटेड माना जाता है, क्योंकि पार्के फाइल फॉर्मेट के कुछ एडवांटेजेस है जो स्पार्क के परफॉर्मेंस को स्पीड अप करती है। जैसे कि कॉम्प्रेस्ड है, यानी कि पार्के फाइल कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में रहती है, जिससे कि स्टोरेज पे कम प्रेशर होता है। नेक्स्ट है ये कॉलमनार स्टोरेज है, जो कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। कॉलमनार स्टोरेज यानी कि डेटा को रो फॉर्मेट में नहीं बल्कि कॉलमनार कॉलम फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप रीड करते हो तो ये फास्ट रीड को सपोर्ट करता है, क्योंकि कॉलम वाइज जब भी आप डेटा को रीड करो, सपोज आप कर रहे हो सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम दिस टेबल, तो नेम और एज ये दो कॉलम नेम है। अगर आपका डेटा ही नेम एज इस तरह से स्टोर किया हुआ है तो क्या होगा, जॉब डायरेक्टली जाकर पर्टिकुलरली उस नेम कॉलम पर ही स्कैन करेगी, यानी ये सारे कॉलम को स्कैन नहीं करेगी। पर्टिकुलरली जो नेम कॉलम है, पर्टिकुलरली जो एज कॉलम है, उसी के स्टोरेज जो है उसी को जाके स्कैन करेगी और डेटा रीड करेगी। इससे क्या होगा, रीड बहुत फास्ट होगा और इससे स्पार्क का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट इशू है रॉन्ग पार्टीशन स्ट्रैटेजी। सो ये इशू इनडायरेक्टली रीपार्टीशन के मिसयूज से जुड़ा है। सो कैसे, तो सपोज आपका डेटा का साइज है 500 MB का और आप जब इसे स्टोर कर रहे हो तो आपने 1000 पार्टीशंस क्रिएट किया है। इससे आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। कैसे, अगर आप डेटा को बिना समझे राइट करते टाइम उसे अपने हिसाब से नंबर ऑफ पार्टीशंस डिसाइड करोगे, तो ये सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम डेटा के लिए बहुत ज्यादा पार्टीशन क्रिएट हो गया और ये बहुत सारे टाइनी फाइल्स क्रिएट करेगा और शेड्यूलिंग का ओवरहेड इशू आएगा और परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होगा। सो ये सिमिलर काइंड ऑफ आपका स्मॉल फाइल प्रॉब्लम्स को भी इनडायरेक्टली दिखाता है, क्योंकि आपने बहुत ही कम डेटा के लिए बहुत ज्यादा पार्टीशंस क्रिएट कर दिए, नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टीशंस ज्यादा क्रिएट होंगे, ये नेम नोड के लिए ओवरहेड क्रिएट होगा और शेड्यूलिंग में भी एक ओवरहेड का सिचुएशन आएगा और साथ साथ एग्जीक्यूटर के लिए भी एक अलग से हेडेक होगा, क्योंकि बहुत ही कम काम के लिए उसे ज्यादा मैनेजमेंट देखना पड़ रहा है एक्चुअल काम की जगह पर। ये हमारा 10th नंबर ऑफ इशू है, टू मेनी वाइड ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करना। सो ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये इशू में प्रॉब्लम कुछ इस तरह की आती है कि आपने बहुत ज्यादा वाइड ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है अपने कोड में। वाइड ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिससे कि हेवी सफलिंग ट्रिगर होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा है कि जब भी यूजर कोड सबमिट करता है, वो ड्राइवर नोड में कोड सबमिट होने के बाद यूजर कोड को जॉब में डिवाइड किया जाता है एंड देन जॉब को अगेन नंबर ऑफ स्टेजेस और नंबर ऑफ टास्क में डिवाइड किया जाता है और जो फाइनली रिजल्ट है वो एग्जीक्यूटर सबमिट करता है ड्राइवर नोड को। तो यहाँ पर कुछ चीजें देखने की है, ये जो स्टेजेस है या फिर नंबर ऑफ टास्क है ये कैसे डिसाइड होता है। तो जब आपका एक जॉब सबमिट हुआ तो ये नंबर ऑफ स्टेज डिसाइड होते हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ वाइट ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड इन कोड। सो अगर आपने आपके कोड में कोई भी वाइट ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं हुआ है तो सिर्फ एक ही स्टेज बनेगा।
बट अगर आपने जितना ज्यादा वाई ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, सपोज आपने 2 वाई ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे नंबर ऑफ स्टेजेस हो जाएंगे 3, क्योंकि एक स्टेज ऑलरेडी डिफॉल्ट रहता है, और जितने नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाई ट्रांसफॉर्मेशन यूज होते हैं उतने नंबर ऑफ स्टेजेस एड ऑन होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 स्टेजेस क्रिएट हुए। ये टास्क कैसे डिसाइड होते हैं, तो आपके पर स्टेज में, हर एक स्टेज में कितना डेटा आपके पास है, यानी कितने नंबर ऑफ पार्टीशन से आप डील कर रहे हो हर एक स्टेज के लिए, उस हिसाब से ये टास्क डिसाइड होता है। तो सपोज स्टेज 1 में आपके पास 10 पार्टीशन है, यानी आपको स्टेज 1 के लिए 10 टास्क क्रिएट होंगे। सिमिलरली अगर स्टेज 2 में आपका 15 पार्टीशन है, यानी स्टेज 2 के लिए 15 टास्क क्रिएट होंगे। सिमिलरली और स्टेज 3 के लिए सपोज आपके पास 40 40 पार्टीशन अगर आप डील कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे 40 टास्क क्रिएट होंगे फॉर स्टेज 3। सो इस तरह से नंबर ऑफ टास्क और नंबर ऑफ स्टेजेस डिसाइड होते हैं। सो आपके पास जितने नंबर ऑफ स्टेजेस होंगे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन कितने नंबर ऑफ वाई ट्रांसफॉर्मेशन आपने कोड में यूज किया है। और ये वाई ट्रांसफॉर्मेशन जब भी यूज होता है, तो ये डेटा शफलिंग को ट्रिगर करता है, और जो कि स्पार्क के परफॉर्मेंस के लिए एक बॉटलनेक है, यानी स्पार्क के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करती है। जितने नंबर ऑफ टास्क और जितने नंबर ऑफ स्टेजेस और टास्क क्रिएट होंगे, वो एग्जीक्यूटर के लिए काम बढ़ाएगा। और अगर मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया गया, तो हेवी डेटा शफलिंग से स्पार्क का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। ये कुछ चेकलिस्ट है, यानी कि प्रोडक्शन में इशू डिबगिंग के टाइम आपको कुछ चीजें पहले चेक करनी चाहिए, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि जो भी इश्यूज आपके आ रहे हैं प्रोडक्शन में, वो क्या हो सकता है। तो पहला आप सप्लिंग चेक करो कि ये सप्लिंग रिलेटेड इशू है, या फिर डेटा स्क्यूनेस है, या फिर स्मॉल फाइल इशू है, बैड जॉइंट्स है, कैसे मिस यूज है, या मेमोरी इश्यूज है। तो मैंने अभी आपको सारे इश्यूज के लिए कुछ बताया, यानी कि कुछ आपको आइडिया दिया ये इशू कब आते हैं, या फिर ये इशू आने पर कौन कौन सा सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं। तो उस हिसाब से आप स्पार्क यूआई में जाकर डैग को चेक करो, वहां से आप ट्राई करो आइडेंटिफाई करने की कि ये कौन से स्टेज में ज्यादा टाइम ले रहा है, और उस स्टेज को फिर आप फर्दर स्प्लिट करके उसका फिजिकल प्लान भी देख सकते हो, या फिर डैग में ही वहाँ पे फर्दर आप हर एक टास्क के लिए देख सकते हो कि ये कौन से टास्क में ज्यादा टाइम ले रहा है, और वो पर्टिकुलर टास्क किस चीज को हैंडल कर रहा है। तो इस हिसाब से आप स्पार्क यूआई से डिबग करके आप आइडिया ले सकते हो कि जॉब कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देन आप अपने कोड को डिबग करके एक्चुअल इशू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज हमने स्पार्क के 10 रियल प्रोडक्शन इश्यूज को जाना कि वो इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, जो कि कॉमनली डेटा इंजीनियर्स को फेस करना पड़ता है इन प्रोडक्शन। अगले सेशन में हम लोग कुछ और इश्यूज को लेकर आएंगे, और जानेंगे कि ये डिटेल में हमें कैसे डिबग करना है। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।